हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आपके लिए लगातार बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा कुछ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं एंड आप 6 सेमेस्टर में हैं, एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, हिंदी अगर आपने ले रखी है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इस सीरीज का 25 क्वेश्चन कवर कर दिया, हम 50 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हमने जो है 25 क्वेश्चन तक कवर कर दिया था। अब हम 25 के आगे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन से हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अब आइए देख लेते हैं, इसका कलर सेम हो जाएगा, इसलिए इसके कलर को चेंज करके हम ब्लू कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं जो मरु भाषा है उसको कहा जाता है क्या? पिंगल तथा ब्रज, मरुवाड़ी और गुजराती, मरुवाड़ी और मारवाड़ी, गुजराती और मारवाड़ी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मरुवाड़ी और मारवाड़ी। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी को किस और एक नाम से जाना जाता है? डिंगल, मेवाती, मारवाड़ी, मोड़ी। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 27 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोड़ी के नाम से जाना जाता है। जो महाजनी लिपि है उसको मोड़ी या महाजनी लिपि और बैंकर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये ब्राह्मी आधारित लिपि लेखन प्रणाली होती है। आमतौर पर ये जो लेखन प्रणाली है ना, इसको देखा गया है, समझा गया है, अगर आमतौर पर समझ कोशिश की जाए तो आमतौर पर ये लेखन प्रणाली 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे उत्तर भारत में किया जाता था इस चीज़ का प्रयोग। ओके, अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन। ये 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन से वह भाषा जिसे बालक अपने पड़ोसी से अपनाता और सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता और सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने कंप्यूटर में सीखता है, या वह भाषा जिसे बालक अपने स्कूल में सीखता है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता और सीखता है। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे डिंगल और पिंगल क्या है? बोलियां हैं, लोक देवता हैं, साहित्य है, प्रथा और परंपरा है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये साहित्य है। डिंगल और पिंगल नाम के दो साहित्य हैं, काफ़ी फेमस साहित्य हैं। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजधानी की दो शैलियाँ हैं। डिंगल पश्चिमी राजधानी के साहित्य रूप है, यही पिंगल जो है पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप है। डिंगल चारण कवियों द्वारा लिखा गया है, जबकि पिंगल जो है वो भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजस्थानी साहित्य की दो प्रमुख बोलियां क्या है? आपके ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, या दोनों, या इनमें आवभट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा डिंगल और पिंगल, ये दोनों ही एक उत्तरी एक पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुआ? ये जो शब्दकोश शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन से भाषा से हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्रीक भाषा, सेकंड लैटिन, थर्ड फ्रेंच एंड फोर्थ है आपका हिंदी। तो इन चारों में से आपका 31 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से हुआ। शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिक्शन और डिक्शनरीज से हुआ है। डिक्शन का अर्थ होता है बोलने की क्रिया और डिक्शनरीज का अर्थ होता है शब्दों का संग्रहालय। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 32 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे आपके सामने ये रहा कि शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली की अनुशंसा करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी ये थोड़ा सा अप डाउन चला जा रहा है, रोंटो भाई। तो इसमें है विभिन्न विषयों पर शब्दजाल, मातृभाषा के अर्थ के साथ शब्द, वर्तनी प्रयोग या शब्दों का कंठस्थीकरण। तो इन चारों में 32 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्तनी प्रतियोगिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है इनमें से किस यौगिक शब्द का प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं समर्पित, क्षितिज, यायावरी या फिर दुबला। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी। दुबला शब्द में प्रत्यय का योग नहीं है। दो जो उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द जैसे दुर्जन, दुर्बल, दुकाल आदि, तो दू का अर्थ होता है बुरा, हीन या विशेष। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बनता है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला है, इसलिए प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। ओके,
तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाता है। जल शब्द जैसे उदाहरण के लिए जल शब्द में अल जो है वो प्रत्यय जुड़ करके इसका अर्थ जलन अर्थात ईर्ष्या से कर देता है। ओके, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? एक होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से किस यौगिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? इनमें से कौन से यौगिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? आपके ऑप्शन से विलीनीकरण, अवसार, दूरबीन, उपवन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या? विलीनीकरण। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जय का अर्थ होता है जीत, जब जय शब्द के परा उपसर्ग जोड़ देते हैं जैसे कि पराजय, तो इसका अर्थ हो जाता है हार। ओके, तो चीज़ें बदलती हैं और चेंज होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि इसमें कौन सा मासिक पद है? जीवन, पाठक, जीवन साथी, एक दिन। तो इन चारों में 35 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवन साथी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन शब्द मूल शब्द है? अवकाश, फूल, कृपा निधान या उपरांत। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, फूल। अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास मूल शब्द का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है जिसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता है। मूल शब्द की दो या दो से ज़्यादा वर्डों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि अनुरूपता शब्द में मूल शब्द जो है वो है आपका खिआता, खिलता। जैसे खिलता शब्द है, अनुरूपता शब्द में मूल क्या है? रूप है। और खिलता में क्या है? खिल जो है मूल शब्द है। सभ्यता जो शब्द है वो सभ्य और ता से मिलकर के सभ्यता बना है, जिसमें सभ्य जो है वो मूल शब्द होता है। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? आपके ऑप्शन हैं सांप्रदायिकता, अवकाश, निहारिका, लाहौरी। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिष्ठित में कौन सा प्रत्यय है? प्रा, ता, इत, उत। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, इत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ही चला गया ये। अगला है आपका 39 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ध्यान से समझिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हम वहाँ तक पहुँच तो जाएँ, ये चीज़ें अपने आप क्यों चल रहा है यार, ये क्या सीन हो गया? इनमें से किस शब्द में आ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सर्प, गायक, राघव, पांडव। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, गायक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? विशाल, प्रचलित, भारतीय, शीघ्रता। इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रचलित। प्रचलित शब्द में चल शब्द में प्रा उपसर्ग है और इत प्रत्यय जुड़ गया, इससे प्रचलित शब्द बन गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरियाली, अभियान, उपहार, पत्थर, इला। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हरियाली होगा, याली नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भाषण ध्वनि वाक और ध्वनि के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है। भाषा के इस गुण को क्या कहते हैं? भाषण ध्वनि कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, पुनरावर्तित कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो इन चारों में से 42 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषण ध्वनि। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है समय की अवधि में भाषा में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के प्रचार को क्या कहा जाता है? समकालिक, या फिर डायक्रोनिक, या फिर आपका लाक्षणिक, कहाँ चला गया भाई, या फिर आपका इसमें जो नीचे दिया हुआ है 2 ऑप्शन है, लाक्षणिक या मोनोमेटोपोइक। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, डायक्रोनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भाषा के तत्वों के संयोजन और संगठन को नियंत्रित करने वाली अनियंत्रित नियमों का तात्पर्य है? आपके ऑप्शंस हैं भाषा,
पैरोल, योग्यता, भाषा और क्षमता। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा और क्षमता। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका तात्पर्य किसी दी गई भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए वास्तविक अर्थपूर्ण उच्चारण है? भाषा, प्रदर्शन, पैरोल या पैरोल और प्रदर्शनी दोनों। तो इन चारों में से 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैरोल और प्रदर्शनी दोनों। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जो है, काफ़ी फेमस कविता है इनकी, ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपाद को या फिर स्वयंभू को, राजा मुंज को या फिर पुष्पदंत को। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन। वैज्ञानिक और तकनीकी वैज्ञानिक आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसकी स्थापना किस ईयर में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इस चीज़ के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1961, सेकंड 60, थर्ड है 65, फोर्थ है 63। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1961। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास मैथिली में साहित्य रचनाकार हैं कौन? विद्यापति, भारतेंदु, शरहपाद या अज्ञेय। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। मैथिली साहित्य में कई रचनाकार हुए हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी के कई सारे विख्यात कवि रहे हैं जिसमें विद्यापति का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंस के साथ लिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे हिंदी को पुराना हिंदी नाम किसने दिया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट? देवकी नंदन खत्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी साहित्य से, क्योंकि डिंगल पिंगल राजस्थान की भाषा है। ओके, तो डिंगल राजस्थानी साहित्य का प्रमुख शैली है। डिंगल भाषा नागरी लिपि में लिखा जाता है जिसमें गद्य और पद काव्य दोनों होते हैं। डिंगल के 4 उपशैलियाँ जैसे जैन शैली, चरण शैली, लौकिक शैली और संत शैली। तो ये था बेसिकली हमारा टॉप 50 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीरीज़ हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं 2 वीडियो में। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।